चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में नया चैप्टर देखें ना। आज हमें हिंदी का चैप्टर नंबर 14 देखना है। चैप्टर का नाम है सुभाष मानव, सुभाष महामानव, जिनके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। और ये एक चरित्र लेख है। चरित्र लेख एक कैरेक्टर स्केच है ये, कि जिसमें और कोई भी नहीं, हमारे इंडिया के ग्रेट फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, चैप्टर का नाम ही उनके लिए लिखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस मानव नहीं, वो महामानव थे। वो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी थे कि उनके जैसी पर्सनालिटी आज तक इंडिया में दूसरी नहीं बनी है। ठीक है ना, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी जो खासियत थी, भले कितने भी दूसरे फ्रीडम फाइटर्स क्यों ना हुए हो, उनमें से सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल, सबसे टैलेंटेड जो है वो फ्रीडम फाइटर तो सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। ऐसी पर्सनालिटी न जो है वो उनसे पहले थी, न जो है वो उसके बाद आज तक हुई है। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, उनके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। उनके लाइफ के रियल इंसिडेंट, जो भी उनके लाइफ में रियली में जो जो किस्से हुए हैं, उनके थ्रू उनका कैरेक्टर डिस्क्राइब कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, उन्हें हमेशा एक रहस्य माना जाता है। रहस्य, वो एक मिस्ट्री है। सुभाष चंद्र बोस को हमारे इंडिया में नजर कैद में रखा गया। उनको एक घर में बंद, अपने ही घर में बंद किया गया था, और आसपास जो है वो ब्रिटिश पुलिस का पहरा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इतनी सारी ब्रिटिश पुलिस को भी चकमा देकर घर से तो छोड़ो, पूरे देश के बाहर निकल गए थे। और पूरी इंडिया में लोग उसे ढूंढ रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, जबकि वो इंडिया में थे ही नहीं। वो मिस्ट्री थी कि न जाने कैसे वो बाहर निकल गए। बराबर, सुभाष चंद्र बोस बेस बदलने में इतने होशियार के कैसे वो इंडिया के बाहर निकल गए पता ही नहीं चला। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को सपोर्ट किया था, हिटलर को उन्होंने सपोर्ट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। और जब वॉर खत्म हुआ ना, तो पूरी दुनिया को यह डाउट था कि अमेरिका और इंग्लैंड की सेना जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जेल में बंद कर देगी, क्योंकि उन्होंने जर्मनी को सपोर्ट किया था। अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी के अपोज में थे। ठीक है ना, तो सबको डर था कि सुभाष चंद्र बोस को वो लोग जेल में बंद कर देंगे। पर वो सुभाष चंद्र बोस थे, वो आज तक मिस्ट्री है कि उन्होंने जेल में तो बंद करना छोड़ो, उन्होंने वहां इंग्लैंड और अमेरिका के कितने लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया। ठीक है ना, जेल में तो वो बंद हुए ही नहीं। वो आज तक मिस्ट्री है कि उन्हें कोई पकड़ ही नहीं पाया। इवन कि जब उनकी डेथ हुई थी, वो एक प्लेन में जा रहे थे और प्लेन क्रैश में जो है वो उनकी डेथ रही। उनकी डेथ के न जाने कितने सालों बाद तक भी लोग यही सोचते थे कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस मरे ही नहीं है। आज भी वो मिस्ट्री है कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं मरे, वो जिंदा है, कहीं बेस बदल के रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे वापस। और आज तक उनकी डेथ पे मिस्ट्री है, क्योंकि वो प्लेन क्रैश हुआ था, आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। कितने लोग मानते हैं हाँ मिली, कितने लोग मानते हैं नहीं मिली। उनके लिए आज भी मिस्ट्री चलती है। सुभाष चंद्र बोस कैरेक्टर ही वैसे थे। अब ये तो बीच बीच के किस्से हुए। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी भी इस चैप्टर में जो समझा रहे हैं वो बीच बीच में से अलग अलग इंसिडेंट देके समझा रहे हैं। मैं आपको इंसिडेंट समझा रहा हूँ, इन्हीं के ही इंसिडेंट पर लाइन वाइज समझा रहा हूँ कि उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या क्या कब कब हुआ था, वो थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा। ठीक है ना, एक इजी करने के लिए मैं लाइन वाइज समझा रहा हूँ। चैप्टर में वही सब इंसिडेंट पर थोड़ा आगे पीछे है, तो ध्यान से समझना सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस छोटी एज से ही, जब वो स्कूल कॉलेज में भी थे, तो स्कूल कॉलेज में वो सबसे टैलेंटेड पर्सन थे, सबसे टैलेंटेड वो स्टूडेंट रहे। ठीक है ना, उनके जैसी होशियारी रेयरली कोई क्लास में रहती। वो इंडिया की सबसे जो है वो हार्ड एग्जाम आज भी जो मानी जाती है, आईसीएस के एग्जाम के लिए वो गए थे। उन्होंने आईसीएस की एग्जाम बहुत अच्छे रैंक से पास भी की। लेकिन उस एग्जाम के दौरान इनकी जो है वो मुलाकात हो गई देशबंधु दास से। देशबंधु दास जो इनके गुरु माने जाते हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई। और वो मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने आईसीएस की एग्जाम छोड़कर, मतलब एग्जाम तो दे दी थी, कि उसके बाद वो ब्रिटिश सेना में ही जुड़ना चाहते थे। ठीक है ना, उन्होंने एग्जाम का यही मतलब होता है कि वो सेना में जुड़ेंगे। बराबर, मतलब उस सिविल सर्विसेज में वो आगे जाएंगे, उनकी इच्छा ये थी। पर वो देशबंधु दास से जुड़े, उनसे मिले और उनसे इतने इंस्पायर हुए कि वो सेना के ही अपोज गए और खुद फ्रीडम फाइटिंग में वो जुड़ गए, मतलब देश की आजादी की लड़ाई में वो जुड़ गए। तो सुभाष चंद्र बोस को देश की आजादी की लड़ाई में लाने वाले पर्सन वो देशबंधु दास से। अब उनके थ्रू वो यहाँ पे जुड़ तो गए देश की आजादी के लिए। अब आजादी में कैसे जुड़े, तो उस वक्त ऑलमोस्ट एक ही सबसे बड़ी पार्टी थी, वो थी कांग्रेस की पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में जुड़े। ठीक है ना, वो कांग्रेस में जुड़े सुभाष चंद्र बोस। और कांग्रेस में उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबका राज बहुत चल, राज ही कहो कि इन सबका राज बहुत चलता। वो जैसे बोले वैसे वो करना पड़ता था। और जिनकी वजह से इनको जो है वो वहां पर कांग्रेस में वो कुछ साल रहे। और कांग्रेस में इनको बहुत जो है वो कहो तकलीफें सहन करनी पड़ी, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू और उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। ठीक है,
गांधी जी कहते थे नॉन वायलेंस से हमें आजादी लानी है, जबकि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि सिर्फ नॉन वायलेंस नहीं चलेगा, वायोलेंस भी जरूरी है, कि भाई जरूर आने पर सैनिक की तरह बनो, भले ब्रिटिशर्स को मारना पड़े उनको मारो और आजादी छीन लो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की ये थॉट थी, बरोबर। और इन्होंने न जाने कितनी पॉलिसीज अपनाई, न जाने कितने जो है वो रूल्स बनाए, पर कोई भी जो है वो मान नहीं रहा था, कांग्रेस में इनकी बात मान ही नहीं रहे। तो इन्होंने पहले तो कुछ टाइम बाद देशबंधु दास के कहने पर वो आजादी की लड़ाई में जुड़ तो गए, कांग्रेस में जुड़े, कुछ ही समय बाद कांग्रेस इन्होंने छोड़ दिया। वो अपनी कुछ आगे की स्टडी, कुछ वर्क के लिए बाहर गए थे, स्विट्जरलैंड साइड गए थे वो। और वहां पर उन्होंने इंडिया में कितने लोगों को रेडियो के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मतलब उस वक्त जो पोस्ट के मैसेज, अपनी बातों के थ्रू कितने लोगों को कहा कि आप सब लोग गांधी जी से दूर रहो। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के खिलाफ हो गए थे, कि कितने लोगों ने कहा, मतलब इन्होंने कितने लोगों को कहा कि भाई तुम गांधी जी से दूर रहो, कि अगर तुम गांधी जी के रास्ते पर चलोगे तो आजादी मिलना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बराबर, ये सुभाष चंद्र बोस की पहली थॉट थी। उन्होंने इंडिया में बहुत लोगों को समझाया कि तुम गांधी जी के सहारे मत चलो, स्विट्जरलैंड से उन्होंने बहुत लोगों को समझाया। लेकिन जब अपना काम खत्म करके वो इंडिया वापस आए ना, तो उनको क्या लगा कि नहीं भाई, वो अब गांधी जी के खिलाफ ही अलग तरह से काम शुरू करेंगे। पर इनकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि जो गांधी जी के खिलाफ थे वो सुभाष चंद्र बोस के भी खिलाफ हो गए। बराबर, ये इनका नसीब था कि इनको इन चीजों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, कि ये अपनी थॉट्स जो समझाते ना, वो लोग समझ ही नहीं पाते थे। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी थिंकिंग इतनी सही थी पर लोग मानने को ही तैयार नहीं। अब कहते हैं ना कि भाई 100 जो है वो सही लोग, मतलब 100 लोग कुछ बात कर रहे हो, उसके सामने एक अपोज करके बोलता हो कि नहीं ये काम ऐसे करना है, तो 100 कैसे मानेंगे? ठीक है ना, इजीली 100 लोगों की माइंडसेट तो चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। और उन 100 लोगों के ऊपर एक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, वो थे गांधी जी। अब गांधी जी उन 100 लोगों को जो समझाते ना, वो सब लोग उनकी बातें मानने को तैयार थे। तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें कहते 100 को ही कि तुम गांधी जी के खिलाफ रहो, वो गलत कर रहे हैं, ये समझाते कि गांधी जी गलत कर रहे हैं। और बहुत चीजें गांधी जी की गलत थी। आज भले ही हम कहते हैं कि भाई हमें आजादी गांधी जी की वजह से मिली, पर एक्चुअली नहीं है। हमारी हिस्ट्री को इतना जो है वो फ्लक्चुएट करके बताया हुआ है ना, इतना बदल के हमें बताया हुआ है ना, जिसकी हद नहीं है। रियलिटी का हो तो शायद सिर्फ गांधी जी होते ना, ऐसे नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम, कोई मना नहीं है। पर आजादी के लिए बात करो, सिर्फ गांधी जी की वजह से आजादी मिली? नहीं नहीं, दूसरे बहुत ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी थे कि जिन्होंने गांधी जी के अपोज जाके काम किया ना, तब हमें आजादी मिली है। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस थे, कि अगर ऐसे लोग ना होते ना, तो गांधी जी की वजह से शायद हमेशा हमें आजादी मिलती नहीं, आज तक शायद नहीं मिलती, अगर अकेले गांधी जी के ऊपर हम डिपेंड होते तो। बरोबर, हाँ, ऐसी बहुत कहानियां हैं, बहुत। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी स्विट्जरलैंड में रहकर पहले सबको समझाया कि आप गांधी जी के खिलाफ रहो। लेकिन वो जब इंडिया में आए ना, तो इंडिया में सिचुएशन ही कुछ अलग बनी। शायद गांधी जी और सब लोगों ने पहले से ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, क्या हो गया कि सब लोग सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हो गए। इवन जो गांधी जी के खिलाफ थे वो भी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हो गए। सुभाष चंद्र बोस को लगता था जो गांधी जी के खिलाफ है, कम से कम वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे, पर नहीं। बरोबर ना, पर नहीं, कि वो भी इनके खिलाफ। अब सुभाष चंद्र बोस अकेले रह गए। और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया था, उनको भी पता था कि सुभाष चंद्र बोस सच में टैलेंटेड इंसान है, कि वो अगर हमारे साथ कांग्रेस में रहेंगे ना, तो कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। और गांधी जी और उन्होंने ही इनको फिर से कांग्रेस में ज्वाइन करवा लिया। ठीक है ना, इनकी तारीफें करके, इनका सपोर्ट देके, नहीं नहीं अब से हम आप तुम्हारी बात मानेंगे, अब से ये चीज करेंगे, इनको फिर से कांग्रेस में जमा करवाया। मतलब ये पहले कांग्रेस में थे, छोड़ दिया इन्होंने कांग्रेस, बाहर चले गए कुछ काम के लिए, वापस आए तो कांग्रेस के ही लोगों ने इनको वापस जो है वो कांग्रेस में जुड़वा दिया। अब ठीक है, ये कांग्रेस में फिर से जुड़े। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं कि भाई वो नहीं बहला बुसरा के कह सकते हैं कि नहीं अब से तुम्हारी बात मानेंगे, अब से ये भी चीज होगी, तुम जैसे बोलो वैसे होगा। तो उसके बाद ये कांग्रेस में जुड़े। तो इन्होंने ठान लिया, चलो ठीक है, अब जो कुछ भी बोले, मैं कहीं पे भी रहूं, मुझे तो देश के लिए लड़ना है। ये सुभाष चंद्र बोस की थॉट थी। तो वो कांग्रेस में फिर से जुड़ गए और फिर से अपने हिसाब से काम करने लगे। अब अपने हिसाब से काम करने लगे तो वो होना ही था कि हर कोई इनके अपोज जाने वाला था। और सबके इन्होंने सुभाष चंद्र बोस में जो फिर काम किया है कांग्रेस में रहकर, सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया वो सच में कांग्रेस को एक अच्छी लेवल पे लेकर आए। ऐसी पॉलिसी, ऐसी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, ऐसी मूवमेंट उन्होंने की कि सच में पूरी इंडिया में जो है वो इनका नाम हो गया। इन्होंने उस वक्त के गांधी जी, डॉक्टर पट्टाभी,
और जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कितनी पर्सनालिटीज थे जो हर कोई जो है वो इनके अपोज था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सबसे आगे पहुंच गए। पूरे देश में इनका नाम होने लगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम होने लगा कि हाँ भाई ये इंसान हमें आजादी दिलवाएगा। लोग गांधी जी को कितनी हद तक पीछे पीछे करते जा रहे थे कि नहीं सुभाष चंद्र बोस हमें आजादी दिलवाएंगे, ये कांग्रेस में है ना ये करेंगे। ये भले कांग्रेस में थे पर फिर भी गांधी जी से अलग होकर अपने हिसाब से काम कर रहे थे। लेकिन वो फिर था ही, गांधी जी, डॉक्टर पट्टाभी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को वो डर था ही कि अगर सुभाष चंद्र बोस आगे चले जाएंगे तो हमारा नाम कैसे होगा। ये नाम का डर सच में उनको था। ये भले हमारी हिस्ट्री में कोई नहीं बताता पर ये चीजें रियलिटी थी कि उनको ये नाम का डर था। तो जिसकी वजह से उन्होंने ही फिर से जो है वो अलग अलग कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट की और सुभाष चंद्र बोस को फंसाया। सुभाष चंद्र बोस कोई पॉलिसी बनाते कि ऐसी मूवमेंट करनी है, तो वो मूवमेंट्स, ये रियल बात कि सुभाष चंद्र बोस उस वक्त तो कांग्रेस में रहकर कहते कि हमें ऐसी ऐसी मूवमेंट्स करनी है, हम ऐसे लड़ाई करेंगे। पहले सब नेता हा हा करते, फिर आखिरी दिन पे जब इन्हें लड़ाई लड़नी है तो सब नेता पीछे हट जाते, हम नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस अकेले पड़ जाते। इनके साथ ऐसे धोखे हुए और बहुत धोखे हुए। आखिरकार सुभाष चंद्र बोस उन धोखों से परेशान होकर फाइनली कांग्रेस हमेशा के लिए छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया कि अब हम नहीं करेंगे। उन्होंने पूरी देश को जो है वो ये दी कि तुम गांधी जी की बात मत मानना, नहीं तो परेशान रहोगे सब, बरोबर, नहीं तो सब परेशान रहोगे। ये चीज सुभाष चंद्र बोस ने क्लियरली पूरी देश को बोली थी। पर गांधी जी का इन्फ्लुएंस ही वैसा था। सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद कांग्रेस छोड़ दिया और उसके बाद फिर अपनी जो है वो एक पार्टी बना ली, एक फॉरवर्ड ब्लॉक करके अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस के सामने। कांग्रेस पार्टी थी कि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई कि हम ये रहकर और देश के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी बनाई उन्होंने। कितने नौजवानों को अपने साथ रखा। सुभाष चंद्र बोस खुद नौजवान थे, यंग पर्सन थे, और हमेशा सब नौजवानों को अपने साथ रखते थे कि कोई बड़ी उम्र का नहीं चाहिए, नौजवान हमारे साथ चाहिए हमें। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी बनाई। उस पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया और सच में पूरी इंडिया में लग ही रहा था कि सुभाष चंद्र बोस अगर इसी तरह से काम करते रहे ना तो हो चुका, हमें आजादी बहुत जल्दी मिल जाएगी। ब्रिटिशर्स तक सुभाष चंद्र बोस से डरते थे कि ये जिस हिसाब से काम कर रहा है ना तो हमारी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। ब्रिटिशर्स तक बहुत डरते थे इनसे, बरोबर ना। इनका काम ही वैसा था, सुभाष चंद्र बोस के टैलेंट ही वैसा था। और आखिरकार ऐसा हुआ, इनको बहुत बार जेल जाना पड़ा और एक बार इनको जो है वो बेवजह जेल में बंद कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को। अब सुभाष चंद्र बोस को भी पता था मुझे बेवजह जेल में बंद किया है, ये चीज नहीं है। वो उनके खिलाफ केस करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन वो कुछ मान नहीं रहे थे। तो आखिरकार सुभाष चंद्र बोस ने जेल में रहकर ही अनशन शुरू कर दिया। अनशन कि भाई आमरण उपवास करूंगा मैं, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जब तक जो है वो मेरे हिसाब से काम नहीं होगा, मैं यहाँ जेल में एक दाना भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने करीबन 100 दिन से ज्यादा उपवास किया। आप इमेजिन कर सकते हो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, 100 दिन बिना खाना और पानी, बरोबर। यहाँ एक दिन जो है वो खाना पानी नहीं मिलता तो हालत खराब हो जाती है। 100 दिन कुछ भी ना खाकर उनकी हालत कैसी हो गई होगी। जेल में रहकर उनकी हालत सच में खराब हो गई, बरोबर ना। उनकी हालत, उनकी तबीयत हद ज्यादा खराब होने लगी कि ना वो खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं। 100 दिन से ज्यादा का टाइम। और ब्रिटिशर्स को भी डर था कि ये जेल में इंसान मर ही जाएगा बिना खाए पिए, है ना। वो तो अनशन पे ही उतरे थे और ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर ये जेल में बंद हो गया और मर गया यहीं पे ही तो पूरी इंडिया में हमारे खिलाफ हो जाएगी कि इतना बड़ा इंसान वो जेल में मर गया तो ब्रिटिशर्स का नाम आ जाएगा कि हमने मार दिया उसको। तो ब्रिटिशर्स ने उनकी बात मानी, उनको जेल में से निकाल दिया और उनके ही घर में नजर कैद में रखा। जो माखनलाल चतुर्वेदी स्टार्टिंग में ये किस्सा बताते हैं ना, ये अभी हुआ था किस्सा कि इनको जेल से निकाल दिया और इनके ही घर में नजर कैद में रखा। मतलब सुभाष चंद्र बोस को इनके ही घर में रखा गया और आसपास पुलिस का पहरा था कि वो जेल की जगह घर में ही रहेंगे। पर हुआ वो जेल की तरह ही, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, ठीक है ना। तो नजर कैद में रखा गया। सुभाष चंद्र बोस वहां रहे अपने घर में, इनको तो यही चाहिए था कि बस जेल से बाहर निकलूं मैं। वो घर में रहे, घर में रहकर जो है वो कुछ दिन तो पहले अपनी तबीयत ठीक की और जैसे ही वो थोड़े ठीक हुए ना तो ऐसे पठान का वेश जो है वो धारण करके, पठान बन के वो घर के बाहर ऐसे निकल गए कि आसपास पूरा पुलिस का पहरा था, कोई इन्हें पकड़ तक नहीं पाया और सट से वो घर के बाहर निकल गए। और घर के बाहर निकलकर इंडिया तो छोड़ो, यहाँ से जो है वो वाया वाया होते हुए जर्मनी तक पहुंच गए। यहाँ ब्रिटिशर्स ढूंढ रही थी सुभाष चंद्र बोस को कि पूरी इंडिया में कहाँ पे है, पूरी इंडिया में छानबीन चल रही थी कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए कहाँ गए। पर वो रहस्य था, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं वो रहस्य था। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे थे,
मतलब यहाँ पे पूरा ब्रिटिशर्स उन्हें ढूंढ रहे थे, पर ये पर्सन बैठे थे कहाँ, जर्मनी, और वो भी किसके साथ, हिटलर के साथ। वो हिटलर के साथ दोस्ती कर रहे थे कि भाई वो हिटलर को अपना साथी बनाएंगे और वहां से पूरी सेना लेकर वो इंडिया में आएंगे। वो इंडिया की आजादी की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे जर्मनी में बैठकर। और सोचो, हिटलर जिससे पूरी दुनिया डरती थी, ये उनसे दोस्ती करके आए थे, सुभाष चंद्र बोस। और यहां तक कि हिटलर ने भी इनका साथ दिया और ये तक कह दिया था हिटलर ने कि हाँ, कि जो है वो ब्रिटिशर्स से आजादी हम आपको दिलवाएंगे, हम आपको आजादी दिलवाएंगे। और उसके बाद जब आजादी मिलेगी तो इंडिया का फर्स्ट वायसरॉय वो सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। ये हिटलर ने डिक्लेयर भी किया था कि इंडिया के पहले वायसरॉय, इंडिया के हेड जो उस वक्त बने थे ये जवाहरलाल नेहरू, वो हिटलर कह रहे थे कि हम आजादी दिलवाएंगे तुमको, इंडिया में आजादी हम लेकर आएंगे। और उस वक्त इंडिया का पहला वायसरॉय इन्हें बनाया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। सोचो, ये तैयारी उनके वहां तक थी। वो तो नसीब बदला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिटलर हार गया और हिटलर खुद जो है वो देश छोड़ के चला गया था और आत्महत्या कर ली थी। मतलब हिटलर चले गए तो सुभाष चंद्र बोस अकेले पड़ गए। ठीक है ना, कि भाई इनका जो सपोर्ट था एक जर्मनी की सेना का, वो जर्मनी पूरा ही बर्बाद हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो वो सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस से छूट गया। ठीक है। और उस वक्त तो पूरी दुनिया को डर था कि अब ये लड़ाई हुई है ना, अब अमेरिका और इंग्लैंड के जो है वो सैनिक वो सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लेंगे कि इसने हिटलर के साथ था। ये जर्मनी हार गया तो डर यही था, बरोबर ना, पर वो हुआ नहीं। ठीक है ना, वो तो चीज हुई नहीं, कि उल्टा उनमें से कितने लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया। तब सुभाष चंद्र बोस जो है वो फिर दूसरे देशों में गए और वहां पर वो जुड़े किससे, आजाद हिंद फौज से, इंडियन नेशनल आर्मी, जो हम सुभाष चंद्र बोस के लिए जाने जाते हैं कि वो आजाद हिंद फौज उन्होंने तैयार की थी, वो वहां पे जुड़े। ठीक है ना, कि जापान की तरफ, और उस तरफ जापान है, सिंगापुर है, इस साइड पे उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। पहले से ही बनी हुई थी, जो इंडिया के आजादी के लिए काम कर रही थी। सुभाष चंद्र बोस उसके साथ जुड़े, उसके साथ जुड़े। थोड़े ही टाइम बाद उनका टैलेंट देखकर आजाद हिंद फौज का लीडर उनको बनाया गया। ठीक है ना, आजाद हिंद फौज का लीडर वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। अब वो सुभाष चंद्र बोस वहां के लीडर बने तो तभी उनका टैलेंट देखकर, पता है ना, सब लोग जो है वो उसे नेताजी कहते हैं, जो हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नेताजी का टाइटल उनको वहां मिला था सिंगापुर में, आजाद हिंद फौज के जब वो नेता बने थे। तो हर कोई कहते थे कि यही असली नेता है। अब इनकी प्लानिंग क्या थी, इनकी प्लानिंग क्या थी कि हम बाहर एक पूरी सेना तैयार करेंगे, पूरी सेना लेकर दिल्ली में जो है वो अटैक करेंगे। आजाद हिंद फौज जो तैयार थी कि हजारों की सेना हम तैयार करेंगे, पूरी सेना लेकर दिल्ली में अटैक करेंगे। और दिल्ली में जैसे ही अटैक होगा तो दिल्ली की जो मेन ऑफिस है, जो ब्रिटिशर्स की ऑफिस है, वो ब्रिटिशर्स की ऑफिस का सफाया कर देंगे और वहां पे अपना राज चलाएंगे। जैसे पहले राजाओं की लड़ाइयां होती थी ना, कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता, भले पूरी सेना हो पर मेन राजा मर गया, सेना खत्म, वो दूसरा राजा जीत गया। बराबर, तो यही इनकी प्लानिंग थी कि बाहर से पूरी सेना लाकर दिल्ली पे पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे और पार्लियामेंट को अपने कब्जे में कर लेंगे तो पूरा इंडिया हमारे कब्जे में है। बराबर, ये इनकी प्लानिंग थी और बिल्कुल परफेक्ट इनकी प्लानिंग थी। आजाद हिंद फौज के साथ ये पूरी सेना तैयार करने लगे सुभाष चंद्र बोस। अब सेना तैयार, तभी उसी वक्त इन्होंने दो स्लोगन दिए थे, इन्होंने दो स्लोगन दिए थे। एक था वो जय हिंद का, जय हिंद का स्लोगन इन्होंने दिया था। ठीक है ना, जय हिंद। इनके अलावा चलो दिल्ली का स्लोगन इन्होंने दिया, चलो दिल्ली, जो वो पूरी सेना को इसलिए कहते थे चलो दिल्ली, कि चलो अब दिल्ली पे चलना है और वहां जाके अटैक करना है। ये सुभाष चंद्र बोस की प्लानिंग थी कि चलो दिल्ली, वहां जाना है। और दूसरा, वो अलग अलग देशों में जाकर वहां से सेना बनाते थे, सेना को कलेक्ट करते। अलग अलग देशों में जो जो इंडियंस रहते, खासकर जो जेल में रहते ना इंडियंस, जो बाहर के देशों में किसी ने जो है वो जेल में बंद कर दिया है, सुभाष चंद्र बोस वहां की सरकार से रिक्वेस्ट करके उनको जेल से छुड़वाते और उन्हें अपनी सेना में शामिल करते, आजाद हिंद फौज में। इसलिए उन्होंने स्लोगन बनाया था यहाँ के नौजवानों के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बराबर, ये स्लोगन था। क्यों, क्या स्लोगन था ये पता है, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या था, वो नौजवानों को कहते थे कि तुम मुझे खून दो, खून दो मतलब कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, अपनी जान मेरे नाम पे कर दो, कि भाई तुम जुड़ जाओ हमारे साथ सेना में लड़ाई करने के लिए। क्योंकि लड़ाई में तो पॉसिबल है कि भाई जान भी चली जाएगी, बराबर है, पॉसिबल तो है ना कि भाई जान चली जाए उस लड़ाई में। इसलिए कहते थे कि तुम मुझे जान दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था कि तुम जुड़ तो जाओ मेरे साथ सेना में, पूरे भारत को मैं आजादी दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये सुभाष चंद्र बोस का वादा था।
और बिल्कुल परफेक्ट उनकी प्लानिंग थी कि हाँ वो यहाँ पर आकर अटैक करेंगे इसमें। पर सिचुएशन बदली कि 2 से 3 बार वो इंडिया की तरफ आए और इनके साथ जो है वो अलग अलग सिचुएशन आई। वो पहली बार अपनी पूरी सेना लेकर जो है वो यहाँ इंडिया में आ रहे थे और बीच में जो है एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, इतना बड़ा नेचुरल कैलेमिटी आई, तूफान आया कि वो सेना को आगे नहीं बढ़ा पाए और उनके सेना को वापस जो है वो पीछे जाना पड़ा। बराबर, तो वो एक बार अटक गए थे पर सुभाष चंद्र बोस रुके नहीं कि कोई बात नहीं हम फिर से सेना लेकर आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बार क्या हुआ, इन्होंने आसपास के कुछ देश जो हमारे इंडिया के आसपास के ना, म्यांमार हो गया, दूसरे भूटान हो गया, ऐसे आसपास छोटे छोटे देश जहां ब्रिटिशर्स का रूल था वहां पे तो इन्होंने आजादी दिलवा भी दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, वो तो हो भी गया था। फिर वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे, लेकिन दूसरी बार इनके साथ किस्सा हुआ कि जापान में जब किस्सा हुआ था, पता है वो जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही टाइमिंग था ये, कि जर्मनी से छूटकर वो यहाँ पे भी पहुंचे, यही टाइमिंग था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे। याद है ना वो किस्सा? तो वो 2 बॉम्ब फेंके गए थे जिसकी वजह से जापान की सरकार इतनी गुस्से हो गई थी कि उन्होंने एक नियम बनाया था उस वक्त कि जापान में जो भी जापानीज के अलावा है ना सबको जेल में बंद कर दो। ब्रिटिशर है, इंडियन है, कोई भी है ना जापानीज के अलावा सबको जेल में बंद कर दो। जापान की सरकार इतने गुस्से थी और उसमें न जाने कितने इंडियन सैनिक जो इनमें थे सुभाष चंद्र बोस के साथ थे सब जेल में चले गए। कुछ समय के बाद इन्होंने जेल में से छुड़वाया भी, पर वो समय तो अटक गया कि वो यहाँ पे आ नहीं पाए। बरोबर ना? अगर ये हो जाता ना उस वक्त, सपोज न वो बीच में तूफान आता न ये जापान का किस्सा होता, तो सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना के साथ, सेना भी कोई छोटी मोटी नहीं, करीबन 30 से 40 हजार लोगों की सेना लेकर वो अकेले आ रहे थे यहाँ दिल्ली में। और 100% 1947 से पहले 1941-42 में ही हमें आजादी मिल जाती इनकी वजह से। अगर इनका उस वक्त शायद को नसीब ने से कहो या कोई भी कहो, अगर इनका साथ देता तो सुभाष चंद्र बोस अगर पहुंच जाते ना सेना लेकर तो हमें आजादी 1941 में मिल जाती। और जो हम आज कहते हैं ना कि हमें आजादी गांधी जी की वजह से मिली, वो कहे जाते हैं कि हमें आजादी इनकी वजह से मिली। आज जो नोट पे गांधी जी का फोटो है ना शायद इनका होता, अगर अगर जो है वो ये सब चीजें बदलती तो, पर नहीं हो पाया। पर सुभाष चंद्र बोस रुके नहीं, भले इनके सैनिक जो है वो 2 बार, एक बार तूफान में अटक गए, एक बार जेल में बंद हो गए, पर ये रुके नहीं, ये तो काम करते ही रहे। पर इसी के ही बीच में वो इसी कामकाज के वक्त एक बार वो जापान में ही एक प्लेन में जा रहे थे अपने काम के लिए, एक प्लेन में एक से दूसरे शहर जा रहे थे जापान के ही, और बीच में इनका प्लेन क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो गई। इनकी पूरी प्लानिंग जो सब कुछ था ना वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। इनकी डेथ हुई ना तो कितने लोग मानते हैं कि हाँ इनकी डेड बॉडी मिली थी और हॉस्पिटल में इन्होंने जान दी थी, और कितने लोग आज भी मानते हैं कि इनकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है। सुभाष चंद्र बोस वो प्लेन क्रैश में मरे ही नहीं। कितने लोग मानते हैं कि जापान की सरकार इनको पकड़ने आ रही थी और जिसकी वजह से बेस बदलकर वो चले गए थे। और एक ये भी कॉन्स्पिरेंसी है, आप कभी नेट पे सर्च करना, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें जो जो किस्से थे ना मैंने वो डिटेल में समझाए। बराबर, इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट में वो लिंक देकर समझाया, मैंने वो डिटेल में समझाया आपको, पर ये इसमें नहीं लिखा हुआ है। एक कॉन्स्पिरेंसी ये भी मानी जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री आजादी के कितने सालों बाद वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और लाल बहादुर शास्त्री जब बाहर गए थे ना दूसरे देश में तो वहां उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई थी। एक कॉन्स्पिरेंसी ये भी मानी जाती है, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। बराबर, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है हमारी इंडिया की। तो ऐसे माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस हमारी आजादी के बाद भी जिंदा थे, जबकि इनकी डेथ करीबन 1945 और 47-6 के आसपास हुई थी, आजादी के 1-2 साल पहले। बराबर, तो कोई मानता ही नहीं कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी, माने जाता वो तो आज भी रहस्य है, वो तो आज भी रहस्य है कि न जाने कैसे जो है वो उनको क्या कह सकते हैं वो मर गए। लोग तो यही मानते हैं कि नहीं आज भी वो जिंदा होकर आएंगे। तो जब तक ये जिंदा थे ना इनका टैलेंट, इनका, हम सब बातों से बोल रहे हैं, रियल पर्सनालिटी में जो उनका टैलेंट था ना हर कोई सल्यूट करता था और डरता था कि ऐसा टैलेंट जो आगे आ जाएगा ना तो कोई इनके सामने टिक नहीं पाएगा, हर कोई। सोचो हिटलर के सामने जो है वो इन्होंने दोस्ती की, हिटलर से दोस्ती की, हिटलर ने बोला कि इंडिया का वायसरॉय ऐसे बनाना चाहिए, तो कोई मामूली बात है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू खुद इनसे डरते थे कि ये आगे हो गया तो हमारा नाम नहीं आएगा, ये मामूली चीज है, सोचो उसमें कितना टैलेंट होगा। ये सुभाष चंद्र बोस है, वो आखिरकार डेथ हुई उनकी कि पता नहीं डेथ हुई भी कि ना हुई, पर सुभाष चंद्र बोस उसके बाद नहीं है। और 1-2 साल बाद हमें आजादी मिली जो हम मानते हैं गांधी जी की वजह से मिली, पर इनडायरेक्टली बैक हैंड में
इनका और इनके सपोर्टर का न जाने कितना हाथ था, ये उस वक्त तो कोई नहीं जाना। लेकिन जब आजादी मिल गई ना, उसके 1-2 साल बाद हर कोई जो है वो सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करने लगा। यार ये इंसान थे, ये इंसान थे, बरोबर कि ये इंसान है, ये इन्होंने बहुत काम किया। जब ये थे ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं हो रही थी, कोई भी इनको सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद हर कोई इनका गुणगान गा रहा था कि ये इंसान थे। इन्हीं के ही जो स्लोगन थे, चलो दिल्ली जय हिंद, वो जय हिंद आज हमारा स्लोगन इनकी वजह से आया है। आज जो हम हमारा स्लोगन कि भाई कोई भी किसी को कोई ऑफिसर को देखकर, कोई मिलिट्री के सेना, मिलिट्री में जो है वो किसी को देखकर या कोई नेशनल फ्लैग को देखकर हम जय हिंद बोलते हैं, तो ये जय हिंद का स्लोगन इनका दिया हुआ है, जो हमने बाद में अपनाया कि इनको जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये स्लोगन अपनाया था। फिर आजाद हिंद फौज में जो जो सेना थे, जो जो सैनिक थे आजाद हिंद फौज में, जो दिल्ली के लिए आ रहे थे, उन उन लोगों को हमारी इंडियन मिलिट्री में शामिल किया गया। पहले गांधी जी बोल रहे थे आजाद हिंद फौज गलत है, उनके सेना को सपोर्ट तक नहीं देना चाहिए, कि सुभाष चंद्र बोस गलत कर रहे हैं, ये गांधी जी जवाहरलाल नेहरू का कहना था। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर कहते हैं ना, उन्हीं आजाद हिंद फौज की सेना को जो है वो हमारी इंडियन मिलिट्री में शामिल किया गया, फिर उनको ट्रिब्यूट मिला। इनकी डेथ हो गई, ये तो कभी दिखे ही नहीं, उसके बाद प्लेन क्रैश के बाद ये कभी नहीं दिखे, पता नहीं दिखे भी तो आज तक वो मिस्ट्री है कि कौन इन्हें जान पाया कौन नहीं। लेकिन उसके बाद जब आजादी मिली तो फिर इनके जो परिवार वाले थे, जैसे एक चतुर बोस थे, इनके परिवार वाले, तो उनको फिर सम्मान दिया गया, सबके सामने सम्मान दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के परिवार वाले हैं। पूरी दुनिया, इंडिया में कोई भी जो है वो क्या कह सकते हैं, इनको सपोर्ट देने को तैयार नहीं था। सिर्फ आजादी के बाद फिर सब इनका नाम मानने लगे। हाँ, पूरी इंडिया में एक इंसान था अकेला जो सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानता था, वो इंसान और कोई भी नहीं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। वो हमेशा मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई इंसान नहीं है, वो उन्हें महामानव कहते थे, बराबर। जो गांधी जी को महात्मा कहा जाता था, वो उन्हें महात्मा नहीं कहते विट्ठल भाई पटेल, ये रियलिटी है। वो गांधी जी को महात्मा नहीं कहते थे, वो सुभाष चंद्र बोस को महामानव कहते थे कि ये इंसान है। और विट्ठल भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने अपनी पूरी संपत्ति वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दी थी कि भाई मेरा पूरी धन दौलत इनके नाम पर, ये हो या इनके परिवार वाले हो, इनकी सेना हो, सब कुछ इनके नाम पर। तो सुभाष चंद्र बोस ये कैरेक्टर हुए ना भाई, कि भाई पहले कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, भाई डेथ के बाद सब मानने लगे कि हाँ भाई ये कैरेक्टर थे, अगर ये होते ना तो हमें देश में आजादी कुछ अलग तरह से मिलती, रियली अलग तरह से मिलती। जो आजादी के बाद जो इतनी कॉन्स्पिरेंसी हुई, ये इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, ये लड़ाइयां हुई, शायद माना जाता, और बहुत लोग आज भी मानते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस के तरीके से आजादी मिलती ना, तो न इंडिया पाकिस्तान अलग होते हैं, न जो इतनी ये लड़ाइयां हुई है ना वो कभी लड़ाइयां होती। ये रियलिटी है, अगर इनके तरीके को जो है वो हाँ माना जाता तो। पर पूरी इंडिया इन्फ्लुएंस में थी गांधी जी के, कि उनका तरीका मानना है, बरोबर। नहीं हुआ ना, पूरी चीजें ही बदल गई, पूरी हिस्ट्री ही बदल गई उसमें। पता है, ये आखिरी में माखनलाल चतुर्वेदी कहते भी हैं कि सच में ये महामानव थे, और इनको ट्रिब्यूट आज तक पूरी तरह से नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। हर किसी को, गांधी जी को जो है वो नोट पर जो है वो लगाया गया, उनको ट्रिब्यूट दिया गया, बराबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, उनको ट्रिब्यूट दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, बराबर, उनका जो है वो फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको न जाने कितने ट्रिब्यूट मिले हैं। सुभाष चंद्र बोस कोई भी नहीं, इनको रियल ट्रिब्यूट आज तक नहीं मिला है, बरोबर। और ये लेखक कहते भी हैं कि आज भी लोगों को, कितने लोगों को जो सच में इनको मानते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले जो आज भी लोग हैं, वो कितने लोग मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस शायद आज भी नहीं मरे होंगे। ठीक है, उम्र के हिसाब से देखो तो हाँ ये एक हाइपोथेटिकल बात हो जाती है, लेकिन कितने लोग मानते हैं कि काश सुभाष चंद्र बोस आज भी नहीं मरे होंगे, वो तो रहस्य है, मिस्ट्री है, बेस बदल के ऐसे गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनके बारे में। तो शायद क्या पता आज भी कहीं से जो है वो भारत में आ जाए। और ऐसे सैनिक का, ऐसे इंसान का आज भारत में बहुत जरूर है, कि हमने कभी भी ऐसे सैनिकों को संभाला ही नहीं। इन सैनिकों को संभालना जरूरी है, कि आज भी ये कहीं से आ जाए ना, तो इनके सम्मान के लिए पूरा देश जो है वो खड़ा हो जाएगा, कि हाँ ये इंसान थे कि जो हमारे भारत के रियल सैनिक कहलाते हैं। बाकी सबने, ठीक है आजादी मिली कैसे मिली, आप रियल हिस्ट्री जाओ, न जाने कितनी कॉन्स्पिरेंसी है, पर ये एक इंसान थे कि जो हमारे इंडिया को सही आजादी दिलवाना चाहते थे, पर न मिला किसी का सपोर्ट, न जो है वो किसी का साथ, तो जिसकी वजह से ये अकेले हो गए, और आज इनको माना जाता है ये,
फिर भी पूरे लोग नहीं मानते। आज के लोग भी कितने सिर्फ गांधी जी के इन्फ्लुएंस में ही है, इनके कोई जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देता है। बरोबर। तो है भाई, सुभाष चंद्र बोस ऐसा ही थोड़ी, उन्हें ऐसा ही थोड़ी महामानव कहा जाता है। ये तो चलो इनकी कहानी थी, माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई, जो इंसिडेंट के थ्रू मैंने आपको बताया। मैंने पूरी एक स्टोरी बता दी, उनके बचपन से लेकर उनके डेथ तक की, हमारे चैप्टर में आगे पीछे लिखा हुआ था। पर रियली बोल रहा हूँ, कभी जो है वो अगर टाइम मिले तो आप नेट पे सुभाष चंद्र बोस की रियल स्टोरी पे, ये जो मैंने इंसिडेंट बताया वही इंसिडेंट है, पर रियली में कभी उनके बारे में डिटेल में पढ़ो, डिटेल में सुनो, तो पता चलेगा कि हमारे देश की आजादी कितनी अलग थी। जो हमें पढ़ाई जाती है, हमें सिखाई जाती है, उससे कितना कुछ अलग है हमारे आजादी के लिए। बराबर, कभी पढ़ना है इसके बारे में, रियली बहुत अलग चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, तो चलो, जैसे ये चैप्टर हमने देखा, चैप्टर नंबर 14 आज, वैसे ही हिंदी के जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।